हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो ये है आपके लिए टेस्ट नंबर 2 जो कि तैयार किया गया है पीईटी परीक्षा, मुख्य सेविका, वीडियो, ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा। वैसे ये जो टेस्ट है इससे आपको यूपी पीएससी और जो अदर स्टेट की पीसीएस की परीक्षाएं हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। यूपी पीएससी की जो होने वाली परीक्षाएं हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ यारो वगैरह से भी इस वीडियो में आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? और इसका आंसर आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार ये प्रदान किया गया है डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल रट लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है? धर्मगंज बताइए। कक्षा को, कार्यालय को, पुस्तकालय को या फिर सभागार को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पुस्तकालय को कहा जाता था धर्मगंज। नेक्स्ट है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्नों में, जो कि बहुत ही सरल प्रश्न माने जाएंगे क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर 1946 भी बता सकते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। सही जवाब है 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और ये कब आया था? तो 22 मार्च को आया था। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया था। इसका उद्देश्य था जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखना। और ये विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाले एक वरिष्ठ राजनेता और मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए कि चौरा चौरी कांड निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो यहाँ पर जो चौरा चौरी कांड हुआ था ये कब हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। 1922 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उपयुक्त कोई नहीं। यहाँ पर देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय है यह 1930 है, जबकि असहयोग आंदोलन आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर चौरा चौरी कांड हुआ था। इसमें जो क्रांतिकारी थे वो एक शांत रैली निकाल रहे थे, पुलिस से उनकी झड़प होती है। उसके बाद जो क्रांतिकारी थे वो उग्र हो गए, उन्होंने एक थाने में आग लगा दी थी जिसमें कई सारे पुलिस वाले जलकर मर गए थे। इसके बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शेरशाह को उसके प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाना जाता है, विशेषकर उसके किस कार्य के लिए? बाजार नियंत्रण के लिए, भू राजस्व प्रणाली के लिए, मनसबदारी या फिर कानून और व्यवस्था के लिए? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? या फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, भू राजस्व प्रणाली के लिए शेरशाह को। अच्छा, शेरशाह का जो शासन रहा वो कब से कब तक रहा आप जानते हैं। 1940 में वो गद्दी पर बैठा था। 1945 में उसकी डेथ हो गई थी। कालिंजर दुर्ग को जीतने के अभियान के समय एक गोला उसके ऊपर ही फट गया था, बुरी तरह जल गया था, तो उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। एग्ज़ाम में एक प्रश्न और भी आता है शेरशाह से संबंधित कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था। एक प्रश्न और आता है कि शेरशाह का जो है जो मकबरा है वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला कि ये कि शेरशाह के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी हुआ था, और दूसरा बताइए कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो दोनों प्रश्न सरल हैं, इसके उत्तर आप नीचे लिखकर बताइए। आगे बढ़ते हैं। बताना है आपको कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासन में भारत आया था? चीनी यात्री फायान भारत आया था, ये तो आप जानते हैं। किसके शासन में आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या फिर श्रीगुप्त? सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और वो कब से कब तक रहा भारत में? तो 399 से लेकर 412 ईस्वी तक, कुल कितने वर्ष हो गए? 13 वर्ष तक वह भारत में रहा था फायान, जो कि आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बताइए कि 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी दिवस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और सभी की डेट याद रखने का प्रयास करिए। कोशिश करिए कि इसके आंसर आपको भूलें ना। 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस, पंजाब दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, जनजाति गौरव दिवस। तो हो जाएगा यहाँ पर जनजाति गौरव दिवस। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 नवंबर को। और ये जो 15 नवंबर है
ये बिरसा मुंडा की जयंती भी होती है। अच्छा देखिए, जो विश्व छात्र दिवस है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना। पंजाब दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को, और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। सरदार वल्लभ भाई की जयंती भी होती है 31 अक्टूबर को ही, उसी दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइए कि नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है कि COP26 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो ये हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और ये 31 अक्टूबर से 13 नवंबर तक चला था। तो ये याद रखना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2019-2021। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि 2019 से लेकर 2021 तक तो कोरोना काल था, तो इसके लिए जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स है ये जारी हुआ था मार्च 2022 में। इसमें कुल जो रैंकिंग है कुल 146 देश इसमें शामिल किए गए थे। भारत की रैंक इसमें कौन सी थी? देखो फ्रेंड्स, इसमें भारत की रैंक थी 136। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना यहाँ पर। तो कुल 146 देशों पर रैंक जारी किया गया था, और यह 2022 में इसका 10वां संस्करण जारी किया गया मार्च 2022 में। भारत पिछले साल इसके पहले 139वें स्थान पर था, तो थोड़ा सा हैप्पी हुआ भारत, 136वें स्थान पर आ गया। पाकिस्तान की रैंकिंग क्या रही थी? 121। ये टेबल आप देख सकते हैं। पहले स्थान पर है फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है। दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। अच्छा देखो, फिनलैंड में मोबाइल बनता है ना, नोकिया का हेडक्वार्टर पहले फिनलैंड में ही था। तो डेनमार्क दूसरा, ये दुनिया की गौशाला भी की जाती है। तीसरा स्थान है आइसलैंड, चौथा स्थान है स्विट्जरलैंड का, पांचवा स्थान है नीदरलैंड का। नेपाल 84वें स्थान पर है, बांग्लादेश 94वें स्थान पर है, पाकिस्तान 121वें स्थान पर है, श्रीलंका 127वें स्थान पर है, भारत को स्थान दिया गया था 136, सबसे नीचे था अफगानिस्तान। तो इसका मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पर जो इंडेक्स है ये आप देखिए यहाँ पर, तो क्या वाकई इसको आप सही मानते हैं? क्या नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका ये भारतीयों से ज़्यादा हैप्पी हैं यहाँ के लोग? ये एक बार सोचना पड़ेगा, इस इंडेक्स की वास्तविकता क्या है। फिलहाल तो आपको जो है इंडेक्स याद रखना है। आगे बढ़िए, बताना है आपको कि 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 की बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी। इसका आंसर आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोडा मूवी जो थी यह बेस्ट फिल्म चुनी गई थी 94th ऑस्कर अवार्ड 2022 के अंतर्गत। और बेस्ट डायरेक्टर कौन बने थे? जेन कैंपियन बने थे। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ, और बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चस्टन। इतनी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि इसी में से प्रश्न बनेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री कौन है? देखो, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो सतीश चंद्र द्विवेदी जो थे ये शिक्षा मंत्री थे, जो कि अब नहीं है। संदीप सिंह ये बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, ये याद रखना आप। और माध्यमिक की कौन है? माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं श्रीमती गुलाब देवी। तो दोनों याद रखना आप, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, हार्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है भारत के नागालैंड में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है, नागालैंड। भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए अपने कर्मियों के लिए किस स्थान पर स्मारक बनाया है? गलवान संघर्ष हुआ था, आपको याद होगा। बहुत सारे भारतीय सैनिक भी मारे गए थे, बहुत सारे उसमें चीनी सैनिक भी मारे गए थे। तो अपने इन्हीं सैनिकों की याद में लद्दाख में भारतीय सेना ने एक स्मारक बनाया है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण था ये आयोजित किया गया था पंचकुला हरियाणा में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है, पंचकुला हरियाणा। और देखिए इसका जो आयोजन हुआ ये 4 से लेकर 13 जून 2022 तक हुआ। कुल 25 प्रतियोगिताएं हुई थी, लगभग 85 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पदक तालिका में टॉप पर रहा था हरियाणा 137 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र 125 पदक के साथ, और कर्नाटक तीसरे स्थान पर 67 पदक के साथ। तो पहला स्थान हरियाणा, दूसरा स्थान महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर रहा कर्नाटक। तो ये गेम याद रखना, ये इसका चौथा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि आयोजित हुआ कहाँ पर? हरियाणा के पंचकुला में। सितंबर 2022 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के
77वें सत्र हेतु कौन अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं? सितंबर 2022 में होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र। इसके अध्यक्ष होंगे हंगरी के कसाबा कुरोसी। कसाबा कुरोसी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको आप लोग कहते हैं बीओडी, तो बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? आप जानते हैं बीओडी होता है जलीय तंत्र में प्रदूषण की जांच पड़ताल के लिए एक मापदंड होता है। तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है, वह बीओडी कहलाती है। जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है, साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताना है आपको कि ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइटस रोग जो होता है ये शरीर के किस अंग में होता है? और इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा, जिसको आप कहते हैं ब्रिक। ब्रिक को प्रभावित करता है ब्राइटस। और ब्राइटस का एक नाम और भी है यूरेमिया। मतलब ये क्या करता है कि जो यूरिन होता है उसको ठीक से फिल्टर नहीं करता है, मतलब जो गुर्दा है वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो आपके शरीर में क्या होगा, यूरिया बढ़ने लगेगा और तमाम कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल है। संपत्ति का अधिकार, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है, ये भी है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे एक विधिक अधिकार बनाया गया है, कानूनी अधिकार। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो कि हुआ 1978 में, उसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान समय में जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आपको मिलेगा संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत। निम्नलिखित गुप्त निर्देशों में सबसे पहले रजत मुद्रा किसने जारी की? अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी की जो मुद्राएं थी उसको जारी किया था। गुप्त वंश में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वाधिक था। इसके अतिरिक्त इस मुद्रा में कलात्मकता का भी आधिक्य था। उस समय जारी की गई स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। इन मुद्राओं के निर्माण में कुषाण वंश द्वारा प्रयोग की गई स्वर्ण की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम थी। इसके अलावा जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित करके गुजरात राज्य को अपने अधीन कर लिया, तब विजय प्रतीक स्वरूप चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। तो मतलब कि जो सोने के सिक्के थे वो भी गुप्त सम्राट थे उन्होंने जारी किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के थे वो कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया या किसके बीच लड़ा गया? तो सही जवाब हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ये कब हुआ था? 1526 में लड़ा गया था, अप्रैल का महीना था। तो सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया था। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए। दूसरा युद्ध हुआ था कब? 1556 में हुआ था, जिसमें हेमू और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। हेमू विजयी होने वाला था, लेकिन उसी समय उसकी आंख में एक तीर घुस गया, वह अचेत हो गया और इसके बाद जो थी वह पासा पलट गया। इसलिए कहते हैं ना कि जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, पासे कभी भी पलट सकते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ। इसमें अहमद शाह जो था वो विजयी रहा था। अच्छा, जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों को आपने एंजॉय किया होगा। studyvithgyanprakash.com पर जाकर इसकी क्विज एक बार लगा लीजिए ताकि कोई प्रश्न आपको भूले ना। वैसे क्विज आप बार बार लगाते रहिए। और आज का जो प्रश्न है वो आपके लिए ये होगा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ पर शुरू हुआ था? तो इसको बिल्कुल आप सर्च करिए, देखिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है और डिटेल में उत्तर लिखिएगा, क्योंकि अगर आप उत्तर लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, और जो चीज़ आप खुद से सर्च करते हैं वो आपके दिमाग में अस्थायी तौर से बैठ जाती है। और उत्तर लिखिए, ठीक है। जितने भी गंभीर एस्पिरेंट हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आंसर देना बिल्कुल भी मत भूलिए। डेली क्विज के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है studyvithgyanprakash.com।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।